Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 मई 2022 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी TNA का PDF चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को PDF लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग जाकर इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज इस तरीके से आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से ये 3 चैनल्स ओपन हो जाएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे UPSC लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो तीनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको TNA का PDF, द हिंदू का PDF और साथ ही साथ में डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग वगैरह भी करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे Instagram ID का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह हम लोग ने आज भी टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक का, तो आई होप आज भी इस टारगेट को आप लोग अचीव करवाने वाले हो। फिर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो ये है कि देखो कल कोई ज़्यादा खास इश्यूज़ निकल कर नहीं आए। करंट अफेयर में कुछ खास इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है वो मैं कवर कर ही रहा हूँ। जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो द हिंदू के अंदर आ ही रहे हैं, वहाँ तक हम लोग कवर कर ही रहे हैं, लेकिन अभी कुछ खास अलग से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पब्लिश नहीं हो रहे हैं। तो इसी की वजह से आज मैं सोच रहा था कि वीडियो लेकर नहीं आता हूँ, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर मैंने सोचा फिर यार बहुत सारे लोग उठते हैं मॉर्निंग में वीडियो देखने के लिए और फिर उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने एक टॉपिक उठाया है और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 दिनों से लगातार चर्चा में है। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मैरिटल रेप को लेकर। तो मैरिटल रेप को लेकर एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। एक सेंसिटिव सा टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जितने भी इश्यूज़ पब्लिश हो रहे हैं इस टॉपिक के अलावा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसी वजह से यहाँ पर ये टॉपिक मैंने उठाया। अब इस मैरिटल रेप को लेकर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। आखिरकार ये क्या है, भारत में इसका इतिहास क्या रहा है, दुनिया भर में यहाँ पर मैरिटल रेप को क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, कौन कौन से कंट्री ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर रखा है, कौन सी कंट्री ने नहीं कर रखा है, ठीक है, भारत किस कैटेगरी में आ रहा है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद रेलिवेंट होने वाला है, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसी वजह से यहाँ पर एक इशू को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा लेकिन बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रहेगा, क्योंकि इस न्यूज़ के अलावा कुछ मसाले वाली न्यूज़ कवर हो रही है जैसे कि न्यूज़ वाले कवर करते हैं। तो यार हमारा पर्सपेक्टिव वो नहीं है करना, हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, ठीक है। तो इसी चक्कर में वो न्यूज़ मैंने नहीं ली है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ निकलती हैं तो उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर वीडियोज़ आते हैं, वहाँ पर मैं कवर करता रहता हूँ। चलो फिर यह हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बात करने वाले हैं हम लोग मैरिटल रेप के बारे में। तो देखो मैरिटल रेप को लेकर एक विवाद उठ रहा है। विवाद क्या उठ रहा है, एक पिटीशन यहाँ पर डाली जाती है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और मांग ये की जाती है कि जो मैरिटल रेप है इस मैरिटल रेप के अंदर एक छूट दी गई है हस्बैंड को यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिल जाता है, इस एक्सेप्शन को हटा दिया जाए। यानी कि कहना यह है कि मैरिटल रेप भी एक रेप है। अब आपको थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैरिटल रेप का मतलब क्या हो सकता है। मैरिटल रेप का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो अभी यहाँ पर एक शादी हो चुकी है, एक मैन है विमेन है, दोनों के बीच में शादी हो चुकी है। शादी के बाद यहाँ पर अगर वो जो मैन है वो फोर्स करता है विमेन के साथ में, और विमेन यहाँ पर एक तरीके से इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं है, विमेन यहाँ पर इस चीज़ को कंसेंट नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर मैन के थ्रू फोर्स किया जा रहा है सेक्स के लिए, तो यहाँ पर वो मैरिटल रेप कहलाता है, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में वैवाहिक बलात्कार भी बोलते हैं। अब मैरिटल रेप चर्चा में किस लिए है, पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो मुद्दा यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपना जो सुनवाई है, जो अपना फैसला है वो यहाँ पर सुनाया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये आती है स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है। देखो स्प्लिट वर्डिक्ट के अंदर ये जो केस है ये अभी भी अटका हुआ है, इसके ऊपर कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं आया गया। और होगा क्या कि अब इस केस को यहाँ पर एक लार्जर बेंच के पास भेजा जाएगा, तो ये मुद्दा यहाँ पर होने वाला है। देखो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस ने मिलकर यहाँ पर इस पूरे केस को देखा था।
अब दोनों जजेस यहाँ पर अलग अलग ओपिनियन पर आ गए, इन दोनों के ओपिनियंस डिवाइड हो गए, एक यहाँ पर फेवर में तो एक यहाँ पर अगेंस्ट में। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इसी चक्कर में अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया है इस मैरिटल रेप को लेकर। तो इसी वजह से अभी तक 2 जजेस ने इसकी सुनवाई करी थी, तो अब इसको थोड़े से बड़े बेंच के पास भेजा जाएगा, यानी कि 3 जजेस की बेंच के पास यहाँ पर ये केस जाएगा। अब वहाँ पर सुनवाई होगी इसकी प्रॉपर, या फिर स्प्लिट वर्डिक्ट में ये होता है कि लार्जर बेंच के पास ना जाकर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मुद्दा जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा पहुँच सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना मुद्दा। अब इसी टॉपिक के ऊपर आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करे गए। इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को कवर किया है, दिल्ली हाई कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट। फिर इधर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, दिल्ली हाई कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट। तो स्प्लिट वर्डिक्ट वही है कि भाई अभी यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन निकला नहीं है, इस केस को यहाँ पे आगे दे दिया गया है। इनफैक्ट अब यहाँ पर एक बड़ी बेंच के पास जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर इस केस की सुनवाई की जाएगी। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, मैरिटल रेप आखिरकार ये है क्या। मैरिटल रेप को करंट सिनेरियो में देखें हम लोग कि आज के टाइम पर क्यों चर्चा हो रही है, क्योंकि कोर्ट के पास में पिटीशन आ चुकी है, 4 पिटीशन जारी करी गई थी और बोला गया कि मैरिटल रेप में हस्बैंड को एक छूट मिल जाती है, एक एक्सेप्शन दिया गया है, उस एक्सेप्शन को हटा देना चाहिए। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ये जो मैरिटल रेप है ये आखिरकार हमारे कौन से लॉ में लिखा हुआ है, तो आईपीसी के अंदर। ध्यान रखना, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 375 के अंदर मैरिटल रेप के बारे में सारी बातें बताई गई हैं और इसी सेक्शन के अंदर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर एक छूट भी दी गई है। और वो जो पिटिशनर्स है जिन्होंने ये याचिका जारी करी है वो यहाँ पर यही चाहते हैं कि ये जो एक्सेप्शन है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाए, ये जो छूट दी गई है ना हस्बैंड को, इसको स्ट्रक कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। यानी कि अगर शादी के बाद हस्बैंड अगर विमेन के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में फोर्स करता है तो कहीं ना कहीं वो भी रेप ही कहलाए। इस प्रकार से यहाँ पर पिटिशनर्स चाहते हैं। क्लियर हुआ। और पिटिशनर्स का कहना यह है कि जो आज के टाइम पर सिस्टम है कि शादी के बाद में अगर कोई हस्बैंड फोर्स करे विमेन के साथ में और उसके बाद में हस्बैंड को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो मैरिटल रेप जो है वो रेप नहीं कहलाता इस सेक्शन 375 के अंदर, जो कि एक एक्सेप्शन है। अगर ऐसा है तो इससे क्या हो रहा है कि जो मैरिड विमेन है उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, है ना, उसके मूल अधिकार है वो काफ़ी सारे वो वायलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से क्या करना चाहिए, यह जो एक्सेप्शन दिया गया है हस्बैंड को, जो छूट मिल रही है यहाँ पर, उस एक्सेप्शन को ख़त्म कर देना चाहिए। और ये रेप जो है मैरिटल रेप भी एक तरीके से रेप ही होना चाहिए और हस्बैंड को भी उसी प्रकार से ट्रीट करना चाहिए जैसे यहाँ पर रेप के केसेस में, असल के रेप के केसेस में ट्रीट किया जाता है। क्लियर हुआ। तो ये हम लोगों ने समझा। और मैंने आपको बताया आईपीसी के सेक्शन 375 के अंदर ये देखने को मिलता है। आपको पता ही होगा आईपीसी क्या है, इंडियन पिनल कोड है। एक आईपीसी है जो कि यहाँ पर क्रिमिनल लॉस को लेकर बात करता है, क्रिमिनल लॉस को डिफाइन करता है। जो डिफाइन करने वाला है वो हमारा आईपीसी है। और अगर मान लो कोई क्राइम हुआ है तो उसके लिए सज़ा देनी है, तो उस सज़ा का जो प्रोसीजर है वो आपको सीआरपीसी में देखने को मिलता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, है ना। तो या तो आपको पता होगा। अभी फिलहाल हम लोग आईपीसी के सेक्शन 375 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो करंट सिनेरियो में क्या हुआ, जब इस पूरे मुद्दे को कोर्ट के अंदर देखा जा रहा था तो 2 जजेस यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को देख रहे थे। अब दोनों जजेस यहाँ पर अलग अलग ओपिनियन पर आ गए। एक जज ने यहाँ पर बोला कि बिल्कुल स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए, मतलब जो एक्सेप्शन, जो छूट मिल रही है हस्बैंड को, वो यहाँ पर हटा देनी चाहिए और हस्बैंड को भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर इस प्रकार से सिनेरियो क्रिएट होता है तो। लेकिन दूसरा जज यहाँ पर इसके फेवर में आ गया, बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब दोनों के जो डिसीजन है वो यहाँ पर डिवाइड हो गए। तो इन दोनों जजेस ने यहाँ पर इस पूरे केस को देखा है, इधर जस्टिस राजीव साकरेर और इधर जस्टिस हरिशंकर आप देख पाओगे, इन दोनों ने यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को देखा मैरिटल रेप को लेकर। और दोनों के जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड रहे। आप देख पाओगे, इस ओपिनियन को आप लोग रीड कर सकते हो। ओपिनियन कहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट होंगे तो वो कोई खास बात नहीं है, तो बस खाली आप लोग एक बार रीड करना चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। अब हमने ये डिस्कस किया कि हाँ वाकई में मुद्दा क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग सेक्शन 370 की गहराई में नहीं गए कि आखिरकार सेक्शन 375 बोलता क्या है। तो चलो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 को थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। सेक्शन 375 क्या बोलता है, पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने से ही इसे मैटरनल रेप कहते हैं। और ये आईपीसी की धारा 375 के जरिए आप कह सकते हो रेप को अपराध माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे अपराध मानने के साथ साथ इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद 2 है, यानी कि अपवाद यानी कि एक एक्सेप्शन छोड़ा गया है। और उस एक्सेप्शन के जरिए बोला गया कि
पति का पत्नी की सहमति के बिना उससे सेक्स करना अपराध नहीं है। तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिल जाता है, अपवाद 2 यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो सेक्शन 375 बोलता है कि ये जो आईपीसी है ये डिफाइन करता है कि भाई यहाँ पर रेप को लेकर अगर यहाँ पे प्रोविज़न है, प्रोविज़न के अंदर आप देख पाओगे एक छूट मिल जाती है, और वो छूट ये है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप। अगर एक आदमी है जो कि अपने वाइफ के साथ फोर्सफुली सेक्स कर रहा है, फोर्सफुली यहाँ पर वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, और वो जो वाइफ की एज है वो अगर 15 साल से ऊपर है तो भाई वो रेप नहीं कहलाएगा, और अगर 15 साल से नीचे है तो वो रेप की कैटेगरी के अंदर आएगा। ये हमारा सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड मेंशन करता है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, सेंसिटिव सा टॉपिक है, इसी वजह से हम लोग इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब इस मैरिटल रेप को लेकर इतिहास क्या रहा है इसको देखते हैं इंडिया के अंदर में। देखो इसको लेकर बहुत लंबे समय से आपको इतिहास देखने को मिलेगा। 2015 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, पिटीशंस डाले गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशंस डाले गए और बोला गया भाई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, अगर हस्बैंड करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो एक क्राइम कहलाए। ठीक है, इस प्रकार से पिटीशंस डाले गए हैं 2015 से। 2017 अगस्त के टाइम पर हमारी केंद्र सरकार ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर अगर हम लोग मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हैं तो इससे जो यह इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जो हमारे यहाँ पर आप देख पाओगे जो मैरिज है पूरा का पूरा, या फिर सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा इसका। तो बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो केंद्र सरकार है वो इस मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट में ही रही है, वो नहीं चाहती यहाँ पर कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए। फिर उसके बाद ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहा। जनवरी 7, 2022 की बात है, यानी कि इसी साल की बात की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को स्टार्ट किया। फिर जनवरी 13, 17, फरवरी 1, फरवरी 21, नाउ फाइनली अभी 11 मई को आप देख पाओगे हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, अपने यहाँ पे सुनवाई करी और उसके बाद यहाँ पर अपना फैसला सुनाया। और फैसले के अंदर ये स्प्लिट वर्डिक्ट निकल कर आया है। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब अभी भी इसको लेकर कोई सोल्यूशन नहीं है। 2 जजेस बैठे थे तो दोनों जजेस के बीच में यहाँ पर आप देख पाओगे ओपिनियंस डिवाइड हो गए हैं। हो सकता है अब यहाँ पर ये 3 जजेस की बेंच के ऊपर केस जाए, जहाँ पर 3 जजेस होंगे। तो इस केस में अगर यहाँ पे आप कह सकते हो जब 3 जजेस केस को डिसाइड करेंगे, 2 अगर फेवर में आ जाते हैं और एक अलग अलग पॉइंट पर रहता है तो बेसिकली उनके पॉइंट में उनके फेवर में ये केस चला जाएगा, जैसा होता है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर मुद्दा सिर्फ यहाँ तक है कि अभी स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये तो हमने समझा कि इतिहास क्या रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी आती है। जस्टिस वर्मा कमेटी मैरिटल रेप को लेकर क्या बोलती है, ये रिकमेंड करती है कि भाई जो एक्सेप्शन दिया गया है मैरिटल रेप को लेकर वो हटा देना चाहिए, यानी जो हस्बैंड को छूट मिल रही है वो हटा देना चाहिए, इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी यहाँ पर 2013 में बोल दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई ऐसे स्टेप्स उठाए नहीं गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे और क्या क्या हुआ। 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा, इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो मैरिटल रेप है इसको अपराध घोषित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर दीपक मिश्रा ने बोल दिया था। ये 2019 की बात है जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। फिर 2017 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि जो मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप को अगर हम लोग क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो इससे भारतीय समाज में जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है या जो विवाह की व्यवस्था है उसके अंदर एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर सरकार बोलती है। तो मतलब सब मैरिटल रेप के अगेंस्ट में रहते हैं, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद ये 2019, 17, फिर 2021 में जुलाई में फिर से ये विवाद उठता है केरल में। तो केरल का हाई कोर्ट बोलता है कि जो मैरिटल रेप है इसको अपराध मानने से एक तरीके से कोई भी ज़रूरत नहीं है और इसको अपराध मानने से इनकार कर देता है ये केरल हाई कोर्ट। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई ना। अब एक और बहुत मेजर पॉइंट आता है, ये जो मैरिटल रेप है ये दुनिया भर में कैसे ट्रीट किया जाता है, दुनिया भर में मैरिटल रेप को लेकर क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैरिटल रेप क्या है ये तो आप सीख गए, लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बोला गया 77 यानी जो 77 देश हैं इनमें जो मैरिटल रेप है इसको अपराध मानने को लेकर स्पष्ट कानून है कि मतलब वहाँ पर मैरिटल रेप अपराध है। अगर हस्बैंड ने काम किया शादी के बाद में ऐसा फोर्स किया है तो फिर यहाँ पर उस हस्बैंड को सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा 77 कंट्रीज़ में है, लेकिन यहाँ पे कुछ 34 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मैरिटल रेप अपराध नहीं है, मैरिटल रेप कोई भी क्राइम नहीं है, और इन 34 कंट्रीज़ में भारत भी शामिल होता है। यह आपने देख लिया।
फिर उसके बाद मैरिटल रेप को लेकर और भी आप चीज़ें देख पाओगे, जैसे कि 1932 के अंदर में क्या होता है कि जो ये मैरिटल रेप है ये इसको अपराध घोषित कर दिया जाता है, और अपराध घोषित करने वाला जो पोलैंड है ये दुनिया का पहला देश बनता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए, मैरिटल रेप को सबसे पहली बार अपराध घोषित करने वाली कौन सी कंट्री है, तो वो यहाँ पर पोलैंड बनता है 1932 में। फिर 1970 में आप देख पाओगे क्या होता है, एग्जैक्टली टाइम पीरियड देखें तो 1970 से 1993 तक, इसके बीच में जो अमेरिका है, अमेरिका के जितने भी यहाँ पर सभी 50 राज्य आपको देखने को मिलेंगे, इन सभी ने क्या किया, मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया। तो मैरिटल रेप यहाँ पर भी क्राइम हो गया, पोलैंड के अंदर भी, और फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर भी मैरिटल रेप क्राइम है। फिर उसके बाद 1986 के अंदर में यूरोपियन यूनियन ने जो मैरिटल रेप है इसको अपराध बोल दिया, ठीक है, अपराध की श्रेणी में डाल दिया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने भी, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने भी इसको क्राइम बोल दिया। फिर साल 2002 के अंदर नेपाल ने भी क्या किया, मैरिटल रेप को जो इसका अपवाद है इसकी श्रेणी से हटाकर और इसको अपराध में डाल दिया। तो मतलब इसका एक्सेप्शन हटा दिया और बोल दिया कि भाई ये भी एक अपराध है, अगर कोई हस्बैंड ऐसा काम करता है तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। तो ये मैरिटल रेप को सारा का सारा सिनेरियो देखने को मिला है इसको लेकर। अब कौन कौन से देशों में मैरिटल रेप अलाउ है, उन देशों की लिस्ट आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसमें घना है, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लिजोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया। तो यहाँ पर मैरिटल रेप अलाउ है। बेसिकली आप लोग देख पाओगे हस्बैंड को यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, इसके अंदर में हस्बैंड के अगेंस्ट में कोई भी पनिशमेंट नहीं है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, मैंने आपको पता है ना कि अगर 15 साल से जो हस्बैंड की वाइफ है वो 15 साल से ज़्यादा उम्र की है तो यहाँ पे हस्बैंड को एक छूट मिल जाती है। लेकिन अगर 15 साल से कम उम्र की वाइफ है तो यहाँ पर वो मैरिटल रेप को लेकर उस हस्बैंड को पनिशमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आती हैं। डिटेल्स ये आती हैं इस मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को लेकर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, मतलब मैरिटल रेप को लेकर जो छूट देने को लेकर बात की जा रही है, इसमें यहाँ पर क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि देखो मैरिटल रेप जो एक्सेप्शन दिया गया है हस्बैंड को इससे प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हस्बैंड को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है तो इसका दूसरा पहलू जब आप देखते हो तो कहीं ना कहीं ये वेमेन के बेसिक राइट के अगेंस्ट में चला जाता है, ठीक है। जो वेमेन के फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और भी बहुत सारे राइट हैं, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हक हैं वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हुए नजर आते हैं, आप लोग ये देख पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की गई, वो वाला पॉइंट है हमारा आर्गुमेंट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। तो पहले बात तो आपने ये जो समझा कि मैरिटल रेप को जो छूट दे रखी है इससे क्या क्या दिक्कत है, भाई वेमेन के अगेंस्ट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, अब अगर हम लोग ये वाला पॉइंट देखें कि हम लोगों ने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया, मान लो यहाँ पर कि हस्बैंड ने अगर ये किया तो उसको एक तरीके से क्राइम की तरह देखा जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे आर्गूमेंट्स है, बोला जा रहा है इसका गलत यूज़ हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट आप देख पाओगे, बोला जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं लॉ का मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है, गलत तरीके से इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ईजी सा टूल बन जाएगा बहुत सारी वेमेन्स के लिए, और वो वेमेन अपने हस्बैंड को हैरेस कर सकती हैं इस लॉ का इस्तेमाल करके, जैसे अभी सेक्शन 498 का किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे जो अलग अलग लॉज हैं, डॉरी का लॉ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो ये दहेज का लॉ है इसका बहुत गलत यूज़ होता है। बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं, इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिसयूज़ बढ़ सकता है ऐसा बताया जा रहा है। तो ये एक आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट में पहुँच गया। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट आप देख पाओगे, वो यह है अवेयरनेस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। मतलब जो केवल ये आप देख पाओगे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना, ये इस चीज़ को रोकेगा नहीं। यहाँ पर एक मॉरल सपोर्ट और सोशल अवेयरनेस मिलना चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए इस चीज़ को लेकर, ताकि ये जो क्राइम है या फिर ये जो चीज़ें हो रही हैं इस चीज़ को हम लोग रोक सकें, ठीक है, इस एक्ट को हम लोग रोक सकें। इसको लेकर हमारे पास कुछ ना कुछ स्टेप्स होने चाहिए। तो ये सारी बातें आपको मैरिटल रेप को लेकर देखने को मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है कि आप अपने हिसाब से बताओ, ठीक है। ये तो मैंने एक न्यूट्रल सा डिस्कशन कर दिया है कि यहाँ पर आप देख पाओगे दोनों पहलू को हम लोगों को देखना होगा। लेकिन एक साइड में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है। इंडिया को भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है या और भी बहुत सारे सर्वेस का डेटा हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के क्राइम बढ़े हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना राय बता सकते हो कि हाँ कि भाई इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप अपने लॉजिकल से कुछ पॉइंट्स लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं किस किस के यहाँ पर कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं, सब एक दूसरे के जो पॉइंट्स है वापस में रिव्यू कर लेंगे। ओके, तो एक छोटा सा डिस्कशन था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता ही दिया था कि आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, बट यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर एक इंपॉर्टेंट इशू पब्लिश हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ में इसका एक प्रॉपर डिस्कशन, एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए ना। इसी के साथ करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो भी कुछ और इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि अभी कोई इश्यूज़ नहीं थे तो आप परेशान मत होना, आपका कुछ भी छूटता नहीं है। भले यहाँ पर कुछ दूसरे वीडियोज़ होते हैं उसको मैं लंबे कर देता हूँ अगर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ छूटते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे तो आज तक कुछ छूटा नहीं है और ना ही छूटेगा। अब कुछ आर्टिकल्स रिपीट हो जाते हैं, बार बार रिपीट होने लगते हैं, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी परेशान हो चुका हूँ। जैसे रशिया यूक्रेन को लेकर 2-3 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, उसको पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज़्यादा बोरियत हो चुकी है। आपने काफ़ी बार पढ़ रखा है, पूरे इश्यूज़ यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर बस खाली इतना ध्यान में रखना जितना हम लोगों ने आज कवर किया। तो आज एक छोटा सा सेशन था, आज बेसिकली हमने एक इशू को ही डिस्कस किया है। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।